स्वागत है आप सभी का डेली वेट के सीटेट के प्रीवियस ईयर के सीरीज में। ये सीटेट का अगस्त 2023 में कंडक्ट हुए पेपर का प्रीवियस ईयर है, जिसमें कि मैं आप लोग को पेपर 2 का पार्ट 5 जो कि लैंग्वेज 2 के तौर पे अगर आपने इंग्लिश को लिया है तो आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो। अमूमन जो इंग्लिश लैंग्वेज 2 के तौर पे होता है वो आपको 121 टू 150 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलता है। एक बार हम लोग उस पेपर को देख लेंगे जिस पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी इस वीडियो में। ये वो पेपर है जैसा कि आप देख सकते हैं MAK 23-2। ये आपका पेपर का कोड है और ये बुकलेट नंबर ई है। जैसा कि क्वेश्चन होता है, सबसे पहले सीडीपी आता है। सेम उसी प्रकार से सेकंड सेक्शन 30 क्वेश्चन के बाद आपको देखने को मिलेगा सोशल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। देन आप 90 तक मूव करोगे तो लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन रहेगा और 121, जैसा कि ये रहा 121, ये आपका पेपर 2 हो जाता है जो कि लैंग्वेज 2 है इंग्लिश। उसे मैं सॉल्व करा रही हूँ। 21 नंबर से क्वेश्चन है। अभी तक जितने क्वेश्चन आपने देखा उसमें पहले कंटेंट के क्वेश्चन होते थे, जैसे कि पैसेज पहले होता था और उसके क्वेश्चन होते थे। पर इस वाले में हम लोग देखेंगे कि पेडागोजी के क्वेश्चन पहले हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंटेंट वाला क्वेश्चन यानी कि पैसेज। तो चलिए हम लोग सेम उसी क्वेश्चन पेपर पे आते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को डील करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, बेसिकली इन शब्दों का ध्यान रखेंगे जब भी एग्जाम में नॉट टर्म हो। कई बार ऐसा होता है कि नॉट को ध्यान ना देकर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आंसर कर देते हैं, जहां पे गड़बड़ हो जाती है। यहाँ क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासरूम रिसोर्स फॉर लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि लैंग्वेज के लिए क्लासरूम के अंदर रहने वाला रिसोर्स नहीं है। क्लासरूम लाइब्रेरी, रीडिंग कॉर्नर, क्लासरूम प्रोसीजर्स और वर्ड वॉल। लैंग्वेज के लिए लाइब्रेरी भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहां पे बुक्स वगैरह होगा। कॉर्नर, रीडिंग कॉर्नर, यहाँ पे अच्छे अच्छे बुक्स होते हैं जो कि स्टोरी बुक्स वगैरह से रिलेटेड होता है। और वर्ड वॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि वर्ड्स बच्चे सीखते हैं। तो जो क्लासरूम प्रोसीजर है वो पार्ट नहीं है। ओके, नाउ क्लासरूम प्रोसीजर का मतलब आप क्या समझे, रूल मैनेजमेंट वगैरह जो होता है ना, स्कूल कैसे चलेगा, सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह मेंशन होगा। ओके, नाउ यहाँ पे एजर्शन और रीजन दिया हुआ है, इसको हम लोग को रीड करके समझना है। एजर्शन कह रहा है ए प्लान ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ लैंग्वेज टीचर। हर टीचर को ना एक्चुअली लर्नर के हिसाब से इंडिविजुअल तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे हर बच्चे का अपना सीखने का अलग तरीका होता है, उसी तरीके से अपना इंडिविजुअलाइज लर्निंग होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से प्लान करें कि इंडिविजुअलाइज लर्निंग हो। रीजन क्या कहता है, दिस इज डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज। अब ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हर बच्चे में डाइवर्सिटी होता है, हर बच्चा अलग तरीके से सीख रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही बात सही है, हर बच्चे के हिसाब से होना चाहिए चीजें। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। किसी का नीड कुछ होता है कि वो देखकर चीजों को सीखता है, किसी का नीड ऐसा होता है कि आप पढ़ा दोगे, स्टोरी टेलिंग कर दोगे तो भी वो सीख जाएगा, है ना। तो ये करेक्ट बात है। और डाइवर्सिटी का यहाँ मतलब क्या हुआ, हर बच्चे में अलग क्वालिटी, अलग लर्निंग स्टाइल होती है। तो दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है और इसी के वजह से, डाइवर्सिटी के वजह से ही टीचर को अपना इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान बनाना चाहिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, in which method does the learner's first language play a central role in teaching? Basically first language जो है कोर की तरह काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन सा वाला मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसका सिंपल मतलब हुआ कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में अगर आप मूव कर रहे हो तो उसमें आपका फर्स्ट लैंग्वेज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसी के माध्यम से हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन वगैरह सीख रहे होते हैं। ओके, नाउ चेतन फर्स्ट लैंग्वेज वॉज भोजपुरी। एक चेतन नाम का बच्चा है जो जिसका पहला यानी कि मदर टंग क्या है, भोजपुरी है। सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु ही नो लॉन्गर स्पीक्स भोजपुरी। जब वो तमिलनाडु आया तो वो ऑफ कोर्स वहां भोजपुरी में बात कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। वहां पे वो सिर्फ इंग्लिश में बात करता है जो कि तमिलनाडु का नेटिव लैंग्वेज है। ओके,
When the new second language replaces the native language, this is the example of। अब देखिए जो इंग्लिश वो बोलने लगा वो कहीं ना कहीं भोजपुरी को रिप्लेस कर दिया, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म कहता है। इसका सिंपल मतलब हुआ कि आप एक लैंग्वेज को छोड़ चुके हो, उस लैंग्वेज का लॉस हो गया, वो लैंग्वेज हट गया, अब उसके जगह पे कौन सा लैंग्वेज आ गया, इंग्लिश आ गया। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे कोरिलेट करो कि सब्ट्रैक्शन हो गया लैंग्वेज का, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग एक्टिविटी। प्री रीडिंग एक्टिविटी क्या होता है, जब भी आप कुछ पढ़ने वाले होते हो उससे जस्ट पहले जो भी चीज आप पढ़ रहे हो वो प्री रीडिंग के अंदर आता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल पहला क्या है, आस्किंग लर्नर्स टू समराइज द टास्क। बच्चे को कह रहे हो कि समराइज करे किसी टेक्स्ट को, बेसिकली टास्क नहीं है टेक्स्ट है, कुछ चीजें लिखी हो उसको आप समराइज करने कह रहे हो, क्या ये प्री रीडिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट है यूजिंग अ प्रिडिक्शन टास्क, कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करवा रहे हो बेसिकली कि क्या पढ़ाई होने वाला है। थर्ड है ग्रामर, बेसिकली टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, बच्चे को रूल पढ़ा रहे हो। और फोर्थ है यूजिंग पाराफ्रेजिंग टास्क। तो कौन सा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रिडिक्शन टास्क, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो बच्चे को, थोड़ा सा क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं उसके आसपास की चीजें या फिर पहले जो बच्चा पढ़ रखा है उसको कनेक्ट करने के लिए एक स्टोरी वगैरह आप कहोगे। तो ये जो है आपका प्रिडिक्शन टास्क कहलाता है, ओके। नाउ अगर डाउट हो तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को भी एक बार रीड कर सकते हो, यहाँ पे क्लियर तरीके से लिखा हुआ है, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेमेडियल टीचिंग। अभी रेमेडियल टीचिंग के बारे में क्या सही है वो समझने के लिए आपको समझना होगा रेमेडियल टीचिंग क्या होता है। जब आप क्लासरूम में कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हो, मान के चलिए 10 बच्चे हैं, 10 में से 7 बच्चा चीजों को सीख लिया, ठीक है, आपने टेस्ट वगैरह कंडक्ट किया, आपको पता चला कि 3 जो बच्चे हैं उनको चीजें समझ नहीं आई, तो उन 3 बच्चों के लिए आप अलग से क्लास अरेंज करोगे, फ्री क्लास, ठीक है, फ्री टाइम पे, फ्री पीरियड में। तो ये जो क्लास होता है इसे रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। अब आप बता पाओगे कि इसके बारे में क्या सही है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, बच्चे को सपोर्ट देना ताकि उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। शोइंग सिंपैथी टू बैकवर्ड स्टूडेंट, जो बच्चे बैकवर्ड है उसको सिंपैथी देना, सिंपैथी देकर क्या करेंगे, उसको पढ़ाना है भाई, पढ़ाकर उसको आगे करना है ना। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा मार्क्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, बच्चे का परफॉर्मेंस नहीं इम्प्रूव करना है, उसको एक्स्ट्रा मार्क दे दिए। किसी बच्चे को सेम आंसर के लिए 2 नंबर दे रहे हैं तो किसी को क्योंकि उसका नंबर कम आ रहा है तो उसको 4 दे दिए, ये सही बात है क्या, एकदम गलत बात है, तो ये भी एकदम रॉन्ग है। नाउ गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू गिफ्टेड चाइल्ड, जो गिफ्टेड चाइल्ड है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, फॉर एग्जाम्पल जो तेज बच्चे हैं क्लास में उन पे ज्यादा ध्यान देना, ये ठीक बात है क्या, ऑफ कोर्स नॉट। इसका आंसर सिंपली है कि बच्चे को सपोर्ट करना ताकि उसका इम्प्रूव हो सके परफॉर्मेंस, और सपोर्ट का यहाँ मतलब क्या है, उनको अलग से गाइड करना जो भी वो गड़बड़ कर रहे हैं, ओके। नाउ अगेन एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन क्या कह रहा है, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश क्या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आपका पता है, एनईपी से पूछा है, एनसीएफ से भी पूछा है, यहीं से आपको ये क्वेश्चन आया है। ये अगर आप डेली वाइज से प्रिपरेशन किए होंगे, इसके बारे में मैंने एक लाइन में कहा है कि ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्रीवियस भी आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर के लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नाउ रीजन क्या है, इंग्लिश इज टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडियन स्कूल, इंग्लिश को इंडिया में फॉरेन लैंग्वेज की तरह पढ़ाया जाता है। तो देखिए जो सेकंड वाला है रीजन वो एकदम गलत बात है, ठीक है, पहला एकदम करेक्ट है कि इंग्लिश जो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया में, हूबहू एकदम वर्ड टू वर्ड पूछा गया है। लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कह लीजिए, एनसीएफ कह लीजिए, एनईपी कह लीजिए, हर जगह ये बातें लिखी हुई है, ओके। नाउ इसमें से कौन सा है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है लैंग्वेज का, लैंग्वेज सिंबॉलिक होता है, लैंग्वेज स्टैटिक होता है, लैंग्वेज सोशल होता है, लैंग्वेज सिस्टमैटिक होता है। अब इसमें से सिंपल सी चीज है, सबसे इजी जो है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि कभी ना चेंज हो, है ना, एक एकदम बना हुआ है, स्टैटिक है। तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, है ना। स्टैटिक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है लैंग्वेज के मेथड को, है ना।
तो ये एकदम रॉन्ग बात है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी लैंग्वेज सोशल है, एकदम सही बात है। सोशल अगर आपको होना है, किसी से बात करना है, तो आप लैंग्वेज का सहारा लोगे। लैंग्वेज सिस्टमैटिक है, यस है, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करना होता है। लैंग्वेज सिंबॉलिक है, ऑफ कोर्स है, आप वर्ड्स वगैरह फॉलो कर रहे हो बोलने के दौरान। आप कहीं ना कहीं बहुत सारे सिंबल्स यूज कर रहे हो। कोमा अगर आप रीडिंग कर रहे हो, कोमा आता है तो आप वहां पे थोड़ी देर के लिए होल्ड होते हो। ये सब क्या है, सिंबॉलिक ही तो है ना। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग 129 नंबर के क्वेश्चन में। अगेन एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन कह रहा है प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। किसी बच्चे का प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करवाना बहुत जरूरी है। रीजन कह रहा है रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स स्टूडेंट टू कनेक्ट विद द नोन लैंग्वेज टू द न्यू। रीजन कह रहा है कि पुरानी जो चीजें हैं बच्चों का, जो आप पढ़ाए हो, अगर आप उससे कनेक्ट करते हो, नया सीखने में बच्चा बहुत ज्यादा हेल्पफुल फील करता है। एकदम करेक्ट बात है, और जो रीजन है उसको सपोर्ट भी कर रहा है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, और रीजन जो है दर्शन को सपोर्ट कर रहा है। रिकॉल करवाना प्रीवियस नॉलेज से जरूरी इसलिए होता है ताकि आप कनेक्ट कर सको पुराने उनके नॉलेज से, और फिर उसमें कुछ नया ऐड ऑन कर सको, इसीलिए बहुत जरूरी है प्रॉम्प्ट करना प्रीवियस नॉलेज को। ओके, ना 130 नंबर का क्वेश्चन क्या है। टीचर है क्लास 8 का जो कि लर्नर के बारे में एक बार रीड ही कर लेते हैं। टीचर ऑफ क्लास 8 आस्क्ड हर लर्नर टू प्रोड्यूस अ लीफलेट अबाउट सेविंग एनर्जी एट होम एज एन असाइनमेंट। दिस टास्क विल कैटर टू विच फीचर ऑफ लैंग्वेज। अभी क्लास 8 के बच्चे को बताया जा रहा है कि एनर्जी के बारे में वो कहीं ना कहीं चीजों को ढूंढ कर लिखे, है ना। तो ये किस प्रकार का असाइनमेंट है, वो घर के बारे में अगर लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है पॉजिटिव इम्पेरेटिव्स है। क्यों पॉजिटिव इम्पेरेटिव्स है? क्योंकि वो सेव एनर्जी के बारे में देखेगा, है ना। कहाँ एनर्जी वेस्ट हो रही है इन चीजों को देखेगा, तो ये पॉजिटिव इम्पेरेटिव है। नाउ 131 नंबर के क्वेश्चन में है, जब आप एक लेसन प्लान कर रहे होते हो, तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज टू अनेबल लर्नर टू प्रोड्यूस टिपिकल बिजनेस कम्युनिकेशन विद कस्टमर। दिस ऑब्जेक्टिव मैचेस with one of the types of text genres listed below। बेसिकली जब आप लेसन प्लान कर रहे हो, आप किस तरह की ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हो, ठीक है। और अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन या फिर कस्टमर से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ा रहे हो, तो इसको आप ऐसे समझो कोरिलेट करते हुए। तो आप क्या ध्यान रखोगे, लेटर, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन अगर कस्टमर के साथ है, इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बाय द लेटर जेनरी इंक्लूडिंग ईमेल, फॉर्मल लेटर, कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर, है ना। तो यहाँ पे लेटर हो जाएगा आंसर। ओके, नाउ A teacher asks student to look at the four musical instrument in the picture। कोई फोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गाना बजाना करने वाले इंस्ट्रूमेंट है, उसको टीचर ने कहा कि ध्यान से देखो। एंड डिस्कस व्हाई दे आर यूज इन डिफरेंट म्यूजिकल कंटेक्स्ट। और फिर इसके बारे में डिस्कस करना है कि इसको क्यों यूज किया जाता है कई जगह जब म्यूजिक बजती है। तो ये किस प्रकार का कॉग्निटिव स्किल को मैच कर रहा है, एनालाइजिंग, कंपोजिंग, रीजनिंग और इमेजिनिंग। ये एनालाइजिंग है, ठीक है, क्योंकि बच्चे एनालाइज करेंगे कि कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, तो ये एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, when monolingual speaker move from formal to informal mode of speech within the same spoken or gestured idea they are engaging in। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक लैंग्वेज में बात कर रहा है और फॉर्मल इनफॉर्मल मोड में चेंज हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, मतलब बात एक ही लैंग्वेज में कर रहा है, बस उसका टोन वगैरह चेंज हो जा रहा है ना। तो वो क्या हो जाएगा, कोड स्विचिंग। बाकी आप ऐसे समझो, कोड स्विचिंग का मतलब क्या होता है, आपको जो जो लैंग्वेज आता है ना, आप कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ कह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आज मीटिंग हम लोग को करना है, तो मैं ऐसे कहूंगी टुडे वी हैव मीटिंग, सब लोग को आना है। ये क्या हुआ, मैंने दो लैंग्वेज को एक साथ मिक्स कर दिया। टुडे वी हैव मीटिंग ये मैंने इंग्लिश में कह दिया, और सब लोग को सामने आना है, ये यही कोड स्विचिंग है, ठीक है। एक साथ दो लैंग्वेज में स्विच करना। तो जो मोनोलिंगुअल स्पीकर है वो क्या करता है, फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड में शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, सेम लैंग्वेज में ही सही लेकिन शिफ्ट कर रहा है, तो उसे कोड स्विचिंग कहेंगे। नाउ
Children's informal interactions, friendships, and relationships with other in their community are based on their use of which form of language. अगर कोई व्यक्ति है जो कि इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, बेसिकली फ्रेंड से, रिलेटिव से, कम्युनिटी में, तो वह किस प्रकार का लैंग्वेज है? एकोमोडेशन है, एसिमिलेशन है, सॉरी फॉर्म किस प्रकार का है बताना है, ठीक है। लैंग्वेज सोशलाइजेशन है या एनकल्चरेशन है? क्या हो जाएगा? लैंग्वेज सोशलाइजेशन। इनफॉर्मल वे में बात हो रही है, सोशल हो रहा है बच्चा। ओके, नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कंटेंट का, इसके बाद हम लोग पैसेज देखेंगे। ओके, इन द केस ऑफ वोकेबलरी यूज, ग्रामर प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर लर्नर टू। अगर आप ग्रामर के में अगर वोकेबलरी यूज कर रहे हो तो वो किस प्रकार का पाथवे आपको प्रोवाइड करता है? लेक्सिकल आइटम इनटू मीनिंग एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशंस। लेक्सिकल आइटम्स का मतलब बेसिकली क्या हुआ? वोकेबलरी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है, कौन सा वर्ड कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इसके लिए हेल्प करता है वोकेबलरी। ओके, ग्रामर में। नाउ अब जैसा कि मैंने कहा पैसेज होगा, ये देखिए पैसेज है, इसको एक बार आप पॉज करके स्क्रीन रीड करिए। 136 टू 142 नंबर के क्वेश्चन यहीं पे रहेंगे। ओके, मैंने क्या किया है इस वाले पेपर में एक अलग सा, ये जो है ना पैसेज और जो क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, किस वाले लाइन से हमारा आंसर मिल रहा है, मैंने उसको भी वहां पे प्लेस कर दिया आंसर में। फॉर एग्जाम्पल आपने इस पैसेज को पढ़ लिया होगा, अब आगे मूव करते हैं। ये देखिए, हाउ मेनी बॉयज हैड मिस्ड स्कूल टू गो फिशिंग टू द कैनल दैट डे। अभी इसका यहीं पे देखिए कहाँ पे इसके रिगार्डिंग लिखा है, लेट्स गो, वी आर गोइंग टू बी लेट, साउटेड क्लेन gleefully. Three other faces broke into a simple upon hearing his words. यहाँ पे क्लियरली कौन से वाले लाइन से आंसर है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है। तो कितने लोग गए हैं? आप देखिए यहाँ पे कितने लोग गए हैं? 4 लोग। यहाँ पे क्लियरली लिखा है 4 बॉयज टोटल हु वेंट टू द कैनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड लेजी इन द फ्रेज इज अ स्मॉल लेजी स्ट्रीम ऑफ अ डर्टी वाटर। ये एक सेंटेंस था, इसमें लेजी जो टर्म है इसका मतलब क्या है? तो यहाँ सेंटेंस में जो लेजी लिखा हुआ है, ऐसे तो लेजी का मतलब लथार्जिक होता है, लेकिन आप देखोगे कि सेंटेंस में यूज कैसे किया गया है। अ स्मॉल लेजी स्ट्रीम, स्ट्रीम के बारे में बात हो रहा है, तो लेजी स्ट्रीम का मतलब क्या है? स्ट्रीम क्या है? स्लो है ना? तो आंसर हो जाएगा हमारा स्लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बॉयज हर्ट ग्रो ब्रेवर बाय द मिनट। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में, द कोल्ड इम्पोजिंग व्हाइट बिल्डिंग बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, द लिटिल हर्ट्स ग्रू ब्रेवर बाय द मिनट। तो क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग थी वो छोटी होती जा रही है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दे कुड नो लॉन्गर सी द स्कूल बिल्डिंग, क्योंकि धीरे धीरे स्कूल की बिल्डिंग छोटी छोटी और छोटी होते चली जाएगी। ओके, नाउ वेयर शुड द बॉयज हैव बीन एट द टाइम ऑफ द डे। डे के टाइम में बच्चे कहाँ होते हैं? इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दे आर इन द स्कूल, तो एट स्कूल, यस एट स्कूल आंसर है। ओके, नाउ arrange these sentences as per the sequence in which they occur in the passage। इसको हम लोग को जिस हिसाब से चीजें घटित हुई है उस हिसाब से अरेंज करना है। ओके, तो ये भी आपको क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ऑप्शन नंबर सी, ग्लेन होस्टेड हिमसेल्फ ओवर द रेलिंग्स, ये हमारा पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्या है? क्लाइम डाउन द ड्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। then the other boys joined him, ऑप्शन नंबर बी। एंड देन लास्ट है ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियरली ये चीज भी आपको पैसेज के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसके बारे में बताना है पता है? इसके बारे में और इसके बारे में। ये दोनों क्या है? एडवर्ब एडजेक्टिव है, वर्ब नाउन है, वर्ब एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब नाउन है? आपको ये ध्यान देना होगा कि ये किसको सपोर्ट कर रहा है ना? जैसे कि ये क्या कर रहा है? ये जो वर्ब है उसको सपोर्ट कर रहा है। स्पाइड क्या है? बेसिकली वर्ब है ना? तो ये वर्ब हो गया। नाउ यहाँ पे जो मर्की है, मर्की वाटर, ये क्या कर रहा है? ये एडजेक्टिव है, ये कहीं ना कहीं वाटर जो कि एक नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसीलिए ये एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर 3। नाउ यहाँ पे एक एनोनिम है। एनोनिम का मतलब क्या होता है? पहले दो को समझ के तीसरे के हेल्प से चौथे तक पहुंचना है। इम्पोजिंग और इम्प्रेसिव में क्या रिलेशन है? इम्पोजिंग और
इम्प्रेसिव, उसी के आधार पे ट्रॉन्सी से आपको कोरिलेट करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एब्सेंटिज्म। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इम्पोजिंग का मतलब होता है इम्प्रेसिव। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का मतलब सेम हो गया, यहाँ पे सिनोनिम हमें ढूंढना था। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग अब नेक्स्ट पैसेज को देखेंगे। यहाँ से हम लोग 143 to 150 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम इस पैसेज को पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए। मैंने क्या किया है, कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है उसको वहीं पे अटैच कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन है, हमें क्या करने को कह रहा है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए। तो आप एक बार पढ़ सकते हो कौन से वाले लाइन से ये पूछा गया है। रीच आउट रन्स वीक लॉन्ग समर कैंप इन कनाडा एंड यूएसए, नॉट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एजेस 12-17, दे लर्न लीडरशिप स्किल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा वाला करेक्ट है, बी एंड सी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है। क्योंकि ए में क्या कह रहा है, रीच आउट कैंप्स आर वीक लॉन्ग समर कैंप दैट आर ऑर्गेनाइज्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जबकि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड नहीं, सिर्फ यूएसए और कनाडा में हो रहा है। तो ये गड़बड़ हो गया। 12 to 16 ईयर एकदम करेक्ट बात है, और लीडरशिप स्किल सीख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why do young people from all over the world came to this camp? पूरे वर्ल्ड से लोग क्यों इस कैंप में आते हैं? इसका क्या हो जाएगा आंसर, पहले हम लोग पैसेज का लाइन देख लेते हैं। द कैंप्स हेल्प टू क्रिएट यंग पीपल हु विश टू इम्प्रूव। देखिए यहीं पे आंसर है, टू इम्प्रूव नॉट ओनली देमसेल्व्स, है ना, बल्कि पूरे वर्ल्ड को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर का, और 6 क्वेश्चन है इसी के को लेकर। ओके, prepare themselves and get warmed up for the busy day ahead, the young people। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, अपने आप को बेसिकली वार्म अप करने के लिए वो क्या करते थे, आगे चल के देखें हम लोग क्या करते थे, वो लोग पार्टेक करते थे आउटडोर गेम्स में। बेसिकली यहाँ देखिए लिखा है, कैंप मेंबर्स जनरली गेट अप एट 6 AM। ओके, वंस दे ईट एंड ब्रेकफास्ट, जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेते थे वो लोग आउटडोर गेम्स खेलते थे। यहीं पे आंसर है, क्योंकि वो अपने आप को वार्म अप कर लेते थे बेसिकली, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आफ्टरनून विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन कैंप मेंबर नॉट सेलेक्ट। इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि कैंप का लोग नहीं सेलेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, for 1 hour in the afternoon, camp member have the opportunity to select from various activities that include dancing, yoga, basketball and song writing। तो कौन सी वाली चीज वो लोग नहीं सेलेक्ट करते थे, योगा एंड पब्लिक स्पीकिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस थे, ठीक है, कि ये कौन कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं, और हमें क्या चूज करना था कि कौन सा वो नहीं सेलेक्ट करते थे। पब्लिक स्पीकिंग और योगा वो नहीं सेलेक्ट करते थे। एक बार आप रीड कर लीजिएगा, पैसेज में क्लियरली मेंशन है। नाउ द कैंप्स आर जस्टिफिएबल नेम्ड रीच आउट बिकॉज, अब इसके बारे में कहाँ से है ये, this is when small group go out with an adult group leader to work with organizations in the neighborhood reach out। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोलेबरेटिव तरीके से नेबरहुड के साथ ये लोग ऑर्गेनाइज करते थे, इसीलिए इसे रीच आउट कहा जाता था। ओके, नाउ 148 नंबर का क्वेश्चन है, जो 7 डेज थे कैंप के वो क्या थे। देयर इज नो एवरेज डे एट द कैंप एंड चेंजेस आर मेड to the timetable which is handed out daily to allow room for existing events as they came up। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, not the same routine wise। ठीक है, all the 7 days at the camps are not the same routine wise। ओके, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए देयर इज नो एवरेज डे, नो एवरेज, ध्यान देंगे यहीं पे आंसर हम लोग को मिल जाता है ध्यान से देखने पे। नो एवरेज डे एट द कैंप एंड चेंज्ड आर मेड टू द टाइम टेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 149 नंबर। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है बेसिकली ऑल्सो है और इंटरेस्टेड है, इन दोनों के बारे में बताना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो देखिए यहाँ पे मीट है, यही सब ध्यान देना है। मीट क्या है, ऑल्सो को, ऑल्सो क्या कर रहा है, मीट को कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मीट है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ जो इंटरेस्ट है वो नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नाउन हो जाएगा।
ये लास्ट क्वेश्चन है, ये एनालॉगी बेस्ड है। अगेन एनालॉगी कैसे सॉल्व होता है, पहले दो के हेल्प से दूसरे को समझना होता है और सॉल्व करना होता है। जैसे कि कॉन्फिडेंट का यहाँ पे क्या है, अपोजिट है ना साय। कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट है तो बहुत ज्यादा अपने बातों को रख सकता है, और जस्ट साय है तो उसका अपोजिट है। तो एवरेज का जस्ट अपोजिट इसमें से कौन सा है, सिमिलर, बिलो पार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अंडरस्टैंड। तो क्या हो जाएगा, एवरेज कोई है तो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, एंटोनिम। ओके, प्रीवियस जो क्वेश्चन था सिनोनिम पे था, ये एंटोनिम पे बेस्ड क्वेश्चन है। दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप डेली बाइट्स के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेली बाइट्स का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, आप सिंपली सर्च करोगे डेली बाइट्स, ऐप हमारा विजिबल हो जाएगा। वहाँ पे सीटेट को लेकर जो कंटेंट है बहुत ही ढंग से बनाया गया है, चाहे नोट्स हो, लेक्चर्स हो, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है, जिससे आप प्रिपरेशन करके बहुत ही इजी तरीके से सीटेट में 90 क्या 100 प्लस ला सकते हो। जबकि क्वालिफाइंग कितना होता है, सिर्फ 90 नंबर आप लाते हो तो आप एग्जाम पास कर जाते हो। बने रहे इसी तरह हमारे साथ सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।